गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्चुअली नया लेसन शुरू कर दिया है, क्या निराश हुआ जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी थे इसके पहले, तो जो जितना व्याकरण बोध, पाठ बोध के बाद क्वेश्चन आंसर्स के बाद व्याकरण बोध जितना है आपकी सुनहरी धूप में, आज हम वो थोड़ा सा लेंगे क्वेश्चन वाइज कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। वैसे आपका इसके पहले हुआ है सभी कुछ ये व्याकरण का, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और या फिर वर्ण विच्छेद है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सभी के लिए, जिसको अगर नहीं भी समझा होगा व्याकरण बोध का तो वो भी, उसको भी ध्यान में आ जाएगा सारे क्वेश्चंस। और एक चीज़ महत्वपूर्ण इसमें कि बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी इसमें जो अभी तक हमने ग्रामर में ली नहीं हैं या आपकी पीछे हुई भी नहीं होगी, जैसे अलंकार आपका हुआ नहीं अभी तक, व्याकरण में है अपने को वर्तिका में, वो आगे होगा। लेकिन अलंकार अभी एग्जाम में नहीं रहेगा आपके, ये आपके लेसन कविता आपकी यह धरती कितना देती है, इसमें आपको जो अलंकार वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पठित कविता से उपमा अलंकार के 3 अन्य उदाहरण लिखिए, ये नहीं रहेगा एग्जाम में भी अभी, मतलब अलंकार से संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे इसको, क्योंकि हम ये जब पाठ लेंगे व्याकरण में तब अच्छे से एक्सप्लेन करके लूँगी। इतने जल्दी में हम ऐसे ही घाई में ले लें अलंकार, वो ठीक नहीं होगा। अलंकार समझ के लेना। अलंकार का मतलब ही है गहना, तो भाषा को सुशोभित करने के लिए जिन उपमाओं का, जिन शब्दों का, रूपों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार कहलाता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको अलंकार इस एग्जाम में नहीं रहेगा। बाकी बचा हुआ पहले कविता से, प्रियतम से व्याकरण बोध में मैं आपको लेती हूँ। सबसे पहला नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आपको इसके पहले हुआ है आपका, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करके ले रही हूं मैं। वर्ण विच्छेद का सीधा सीधा मतलब है कोई भी शब्द जो बनता है, सार्थक शब्द, अगर हम उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटे कि बना कैसे है शब्द, उसको वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण यानी उसमें स्वर और व्यंजन कौन से है, वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों। जैसे पहला शब्द है यहाँ सज्जन। सज्जन, स किससे बना है? स अकेला आधा है, वैसे इसको अ ने कंप्लीट किया है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, इसीलिए अ प्लस ज आधा ही है, इसलिए हलंत लगकर ज, प्लस ज पूरा है इसलिए हलंत लगकर प्लस अ, प्लस न हलंत लगकर अ। तो ये है सज्जन शब्द। यहाँ जो शब्द दिए हैं इसके अलावा मैं कुछ शब्द को और बता देती हूँ। जैसे भले ये एग्जाम में ना रहे आपके वर्ण विच्छेद, या रहेगा भी 1-2 मार्क का, ज़्यादा तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, 2 मार्क, 3 मार्क, 1 मार्क, ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, 5 मार्क। इसमें कुछ ऐसे शब्द बता देती हूँ जो संयुक्त व्यंजनों से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन से शब्द कैसे बनते हैं? जैसे 2 व्यंजनों से मिलाकर जो व्यंजन बने हुए हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलाकर, अगर उसका वर्ण विच्छेद करने के लिए आता है, जैसे शब्द है क्षमा, तो क्ष किससे बना हुआ है ये आपको पता है ना, श बना है क और श से, तो यहाँ पर आएगा क हलंत लगकर श प्लस अ, क्योंकि क्ष पूरा बना है, अ आता है लास्ट में, क्ष प्लस म प्लस आ। एक शब्द है त्रिशूल, त हलंत लगकर र, क्योंकि पहले तो त्र को कंप्लीट करना पड़ेगा हमको। त्र किससे बना है? ये बना है त और र, और साथ में अ भी, अ इसको कंप्लीट करता है ना। तो ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं, आपको चारों मैंने बताए थे वीडियो में अगर याद होगा तो, और आपका इसके पहले हुआ भी होगा। त र, अब इसमें अ नहीं, ई की मात्रा लगी हुई, इसलिए त्रि
प्लस श के नीचे हलंत लगाकर, श में मात्रा कौन सी लगी है, बड़े ऊ की। उसके बाद ल हलंत लगकर उसको कंप्लीट कर रहा है अ, ऐसे य य य अ। कुछ जगहों पर ग की जगह ज दिया जाता है जो सही नहीं है। ज ऐसे दिया जाता है वो, क्योंकि ये बना हुआ ऐसे ज्ञ है, ज्ञ का जो रूप है वो ज के जैसा जाता है, पर इसका मतलब वो ज से है, ज्ञान, मतलब मराठी में ज्ञान, हिंदी में ज्ञान नहीं, ग ही आएगा, ग य अ। अब अ भी नहीं, आ, क्योंकि यहाँ ज्ञा है तो आ प्लस हलंत लगकर न प्लस अ, ज्ञान। एक शब्द श्रम। अब श्र किससे बना हुआ है, पहले ज देख लो, ज बना है ग प्लस य प्लस अ, और श्र बना है श प्लस र प्लस अ, श र, पहले इसको कंप्लीट करेंगे हम, अ, फिर म हलंत लगकर फिर अ, ऐसे ये आपके सारे जितने संयुक्त व्यंजन हैं वो। इसके बाद हम कुछ शब्द ऐसे देख लेते हैं, रेफ वाले शब्द या र पदेन वाले शब्द। रेफ या र पदेन, ये दो प्रकार, जो र लगता है ऊपर या नीचे, जैसे शब्द है कर्म, अब क हलंत लगकर अ, प्लस क और म के पहले र का उच्चारण है, म पे र लगा है तो इस र का उच्चारण क के बाद म के पहले है, इसलिए र पहले आएगा, हलंत लगा हुआ, आधा र है क्योंकि यह आधा ही र है, और म आएगा इसके बाद, और उसको पूरा कर रहा है, म को हलंत लगाकर म लिखेंगे अ। शब्द है ट्रक, ट हलंत लगकर र, इस ट में ट के साथ ही र का उच्चारण है, और ये र पदेन है, र पदेन मतलब आधे व्यंजन के पश्चात र, ये ट आधा है अपने आप में, इसीलिए ये इसका प्रकार हलंत का है, इसलिए ट आधा र उसको कंप्लीट कर रहा है अ प्लस हलंत लगाकर क प्लस अ। प्रण, प हलंत लगाकर र हलंत लगाकर अ, ये हो गया प्र। प में हलंत लगाने के बाद अ उसको कंप्लीट नहीं करेगा, ट में हलंत लगाने के बाद अ उसको कंप्लीट नहीं करेगा, बाद में, पहले र आ गया, आधे व्यंजन में ही र आ गया, क्योंकि आधे व्यंजन के पश्चात ही र का उच्चारण है वहां पर। प्रण, प्राण, प्रेम, प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा में प्र प्लस हलंत लगाकर न प्लस अ, तो ऐसे शब्द बनते हैं ये, कर्म धर्म मर्म में भी ऐसे बनेगा, और प्रण प्राण प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा में भी ऐसे बनेगा। इसके बाद एक शब्द है इसमें देखो पर्यटन, उसका मैं वर्ण विच्छेद करके बताती हूँ आपको। पर्यटन, प, अब प को कंप्लीट कर रहा है अ, फिर प य पे र लगा है, मतलब र का उच्चारण य के पहले प के बाद, हलंत लगाकर र आधा ही है, उसके बाद य हलंत लगाकर उसके बाद अ, पर य ट हलंत लगाकर उसको कंप्लीट कर रहा है अ, न हलंत लगाकर उसको कंप्लीट कर रहा है अ, पर्यटन शब्द है। इसमें और देख लेते हैं, बाकी शब्द तो बड़े सरल हैं। विष्णु लोक और लज्जित देख लेते हैं, ये भी सरल है, आपका हुआ भी है इसके पहले, सॉरी, व हलंत लगाकर व को कंप्लीट कर रहा है छोटा ई, श षटकोण का हलंत लगाकर आधा ही श है, ण बाण का हलंत लगाकर उसको कंप्लीट कर रहा है छोटा ऊ, ल हलंत लगाकर
उसको कंप्लीट कर रहा है ओ, क हलंत लगाकर उसको कंप्लीट कर रहा है अ, विष्णु लोक। लज्जित शब्द ल हलंत लगाकर प्लस अ प्लस ज हलंत लगाकर, आधा ही ज है, प्लस हलंत लगाकर ज, इसमें है छोटी की मात्रा, प्लस त हलंत लगाकर प्लस अ। ऐसे ये आपके हो गए वर्ण विच्छेद। दूसरा टॉपिक विलोम शब्द, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ओरली बोल देती हूँ आपको। वैसे हुआ है आपका प्रातःकाल संध्याकाल, आवश्यक अनावश्यक, सज्जन दुर्जन, मुख्य साधारण, मधुर कड़वा, आलसी परिश्रमी, साधारण खास विशेष मुख्य, ये सारी चीज़ें, आस्तिक नास्तिक। और चिन्हों के बारे में आपको पता ही है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्टक, ये पहले भी आपका हुआ है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछिएगा, अलग से लाइव सेशन लेके हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम आ जाते हैं पाठ दूसरे पे। दूसरे पाठ में क्या है, शब्द युग्म। उस दिन मुझे लाइव सेशन में किसी बच्चे ने पूछा था, एक्चुअली मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ सारे प्रकार लिखे हुए हैं, मैंने 3-4 कुछ तो भी बताए थे, 3। तो इसमें शब्द युग्म का मतलब है शब्द की जोड़ी। तो एक शब्द हमेशा सार्थक निरर्थक होता है, एक शब्द विलोम शब्द होता है, एक दूसरे के अपोजिट वाला शब्द, जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, सुखी दुखी, ये विलोम शब्द है एक दूसरे के। और सार्थक और निरर्थक, पहला शब्द सार्थक है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। जैसे हम बातचीत में जनरली ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं ना कि चाय वाय, अब वाय का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, होटल वोटल, वोटल का कोई मतलब नहीं है। तो पहला शब्द सार्थक है, दूसरा निरर्थक है, ऐसे शब्द। रोटी वोटी, काम वाम, अब वाम का कोई मतलब नहीं है ना, इसीलिए ये दूसरा वाला शब्द निरर्थक शब्द है। पुनरुक्त मतलब बार बार रिपीट होने वाला शब्द, एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया, बार बार, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी शब्द, जैसे यहाँ पर देखो दिया है खुशी खुशी, ऐसे शब्द, मतलब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ तो पुनरुक्त हो गया, 2 बार उसका रिपीटेशन हो रहा है। सजातीय युग्म शब्द, सजातीय, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, अपोजिट नहीं है एक दूसरे से, और सार्थक निरर्थक भी नहीं है, सजातीय हैं। खाते पीते, उठते बैठते, दोनों को मीनिंग है, बैठना शब्द को भी मीनिंग है, उठना शब्द को भी मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि एक सार्थक है दूसरा निरर्थक है, या एक से दूसरा अपोजिट भी नहीं मान सकते आप। जैसे दाल रोटी, आप इसको विलोम शब्द नहीं मान सकते, सजातीय शब्द हैं ये। विलोम शब्द कैसे होंगे, अच्छा बुरा, सुख दुख, एक का दूसरा अपोजिट, दिन रात, ऐसे शब्द विलोम हो गए, एक के अपोजिट में दूसरा, माता पिता, 2 अलग अलग लिंग, या अच्छा बुरा अपोजिट हैं, विलोम शब्द। लेकिन सजातीय में क्या है, सेम मीनिंग चलते, सेम मतलब उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, इसको भी इतना ही महत्व है। ऐसे खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, ठीक है। निरर्थक शब्द युग्म, निरर्थक में क्या है, कोई अर्थ ही नहीं शब्द को, अंट संट, आलतू फालतू, कोई मतलब नहीं है ऐसे शब्दों को। परसर युक्त शब्द युग्म, परसर्ग, परसर्ग मतलब जिसमें बीच में कोई कारक लग रहा है, कारक यानी कारक आपने सीखा होगा लास्ट ईयर भी। कारक का मतलब है जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, इन सब का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। बीच में जो शब्द आता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, एक्चुअली कर्ता को कर्म से संबंधित जोड़कर जो शब्द एक दूसरे को जोड़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाला शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से परसर्ग कहते हैं उसको। परसर्ग, कारक, कारक मतलब में, से, को, ने, मैं, ने कारक हो गया उसमें, है ना। घर से निकलते समय, घर से कारक हो गया, है ना। सोफे पर पुस्तक रखिए, पर कारक हो गया। तो ये जो ने, को, से, पर, ये सारे कारक हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, कम से कम, से लग रहा है इसमें बहुत सारी जगह पर। इसमें जो ऐसे शब्द आते हैं जिसमें कारक लगेगा, परसर्ग युक्त शब्द युग्म। अब इसमें देखते हैं खाते खाते, ये क्या होगा, ये पुनरुक्त शब्द युग्म हो गया, एक जैसे 2 बार रिपीट हुआ शब्द। लेना देना,
अपोजिट विलोम शब्द है, शब्द युग में हिला हुज्जत, हिला हुज्जत दोनों का मीनिंग है अपने आप में। सजातीय शब्द युग्म, जल्दी से जल्दी, ये हो जाएगा आपका परसर्ग युक्त शब्द युग्म। और खुशी खुशी, ये हो गया वापस सेम वर्ड 2 बार रिपीट हुआ, ये हो गया आपका पुनरुक्त शब्द युग्म। इसके बाद हम देख लेते हैं संज्ञा। मैंने इसके पहले बताया भी आपको, अपना लेसन भी हुआ है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्राणी के नाम को एवं मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 प्रकार मुख्य हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 2 और प्रकार मानते हैं हम जातिवाचक के, 2 उप प्रकार। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहाँ आपको दिया हुआ है सभी कुछ। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्तिवाचक, सामान्य जाति, पदार्थ, प्राणी को जातिवाचक, और भाववाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, शील, अवस्था, भाव आदि भाववाचक। अभी संज्ञा के भेद हैं। उम्मीदवार शब्द, अब उम्मीदवार शब्द यहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। महाशय शब्द, ये भी जातिवाचक, कोई भी महाशय हो सकते हैं, नाम नहीं दिया है ना पर्टिकुलर किसी का। सुजान सिंह व्यक्तिवाचक, गाड़ी जातिवाचक, देवगढ़ व्यक्तिवाचक, देवगढ़ रियासत का नाम है, वहीं उसी जगह का नाम है। उसके बाद रियासत, ये जातिवाचक होगा, जगह का नाम, वहाँ की रियासत जो है। खिलाड़ी, ये जातिवाचक। वीरता, ये भाववाचक। वाक्य के अंग, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसको संबोधित करके, संकेत करके बात कही जा रही है वो उद्देश्य है, बाकी रिमेनिंग पूरा जितना पार्ट होता है वाक्य का वो विधेय होता है। तो जैसे जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, और जो उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ विधेय कहलाता है। मेरे मित्र श्याम ने हॉकी मैच जीता, तो ये मेरे मित्र श्याम ने, ये पूरा का पूरा उद्देश्य, हॉकी मैच जीता, ये विधेय। पहला वाला सेंटेंस देखो, 40 ऊंटों का धन मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब मेरे लिए शब्द है, मेरे लिए यहाँ पर मुझे, वो अपने आप को संबोधित करके बोल रहा है, इसलिए मेरे लिए यही शब्द उद्देश्य है। मेरे लिए उद्देश्य 40 ऊंटों का धन पर्याप्त होगा, ये विधेय। रास्ते में चलते हुए मैं थककर पेड़ की छांव में बैठ गया। अब इसमें रास्ते में चलते हुए मैं, ये पूरा का पूरा उद्देश्य है। थककर पेड़ की छांव में बैठ गया, ये विधेय है। तुम 10 ऊंट और ले लो, तुम उद्देश्य है, 10 ऊंट और ले लो विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। रचना के आधार पर, ये आपका होगा भी बाद में व्याकरण में, अभी यहाँ आया हुआ है हमारे व्याकरण बोध में, तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा। सरल वाक्य होते हैं इसमें, साधारण जो होते हैं वाक्य, एकदम सिंपल एसेरेटिव सेंटेंस जिसको आप बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा है इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वैसे इसमें होते हैं संयुक्त वाक्य। और तीसरा प्रकार है इसमें मिश्र वाक्य, है ना। दूसरा वाला कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्र वाक्य। यहाँ हम देखते हैं इन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है सरल वाक्य में, और योजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने फकीर को गले लगाया, सिंपल वाक्य। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, सिंपल वाक्य। यह कार्य रोज करता हूँ, सिंपल वाक्य। मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, सिंपल वाक्य। संयुक्त वाक्य जहाँ 2 से अधिक सरल वाक्य और अथवा, किंतु, परंतु, इसीलिए, क्योंकि, आदि, ये सब शब्दों से जुड़ते हैं, और, तथा, या आदि से भी जुड़ते हैं। मैंने कह तो दिया परंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। यहाँ दोनों अलग सरल वाक्य होते, अपने आप में स्वतंत्र 2 वाक्य होते हैं। मैंने कह तो दिया, कहना एक अलग, और उसके बाद दूसरी बात क्या है वहाँ पर, वह आया और हम बाहर निकले। वहाँ आना एक क्रिया है और साथ में बाहर जाना फिर दूसरी क्रिया है, मतलब दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। उसने आग लगाई और लकड़ियों को सुलगा दिया, ये स्वतंत्र वाक्य है। आग लगाना एक काम है वहाँ पर, मतलब आग जलाने का, दूसरा लकड़ियों को सुलगाने का, उसी से संबंधित है आगे का कार्य, लेकिन अपने आप में दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक पे दूसरा डिपेंडेंट वाक्य होता है। एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर
निर्भर करता है दूसरा वाक्य कि ऐसा होगा तभी ऐसा हो पाएगा, आप पढ़ाई मेहनत करोगे तभी अच्छे अंक ला पाओगे। मैं जैसे ही स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी चल दी, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल दी। उसके बाद वो क्रिया हो रही, एक उसमें मुख्य क्रिया है, ऐसा कहने का अर्थ है। इस पे दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं तथा ये परस्पर जो, यदि, जब, तब, जैसे तैसे, यद्यपि, तथापि आदि अवयवों से जुड़े होते हैं। और बहुत बार ऐसे अवयवों से जुड़े भी नहीं होते, केवल की लगा होता है बीच में। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैंने सोचा कि यह फकीर मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ ये मिश्र वाक्य है, सोचने की क्रिया पूरी मुख्य है, क्या सोचा उसने वो आगे की बात है कि फकीर धोखा दे रहा है, तो की से जुड़ा है। यहाँ ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य कहलाते। मैं बाहर जाने वाला था कि फकीर एक दूसरे कमरे में चला गया, ये भी मिश्र वाक्य। उसने मंत्र पढ़ा जिससे महल गायब हो गया, मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पे वाक्य भेद पहचानना है आपको, इससे आपकी साधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। सरल वाक्य, शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैं फकीर की ओर दौड़ा, संयुक्त वाक्य। साईं जी और डिबिया भी दे दीजिए जो अपने जिन्नों के महल से उठाई थी, मिश्र वाक्य। मैंने सोचा कि यह फकीर मुझे धोखा दे रहा है, मिश्र वाक्य। इसमें और जो भी रचनात्मक कौशल है, और इसके पहले मैंने लेखन अभिव्यक्ति पे आपको भेजा ही था, ये आपके नोटबुक में करने के लिए। जीवन कौशल अच्छी चीज़ दी हुई है, वो भी आप सॉल्व करके देखिएगा। व्याकरण बोध में कुछ नहीं है और आपको कि इसमें कठिनाई हो। इसके बाद हम पाठ चलते हैं तीसरे पे। इसमें व्याकरण बोध शब्द युग्मों का आपको दिया हुआ है, और इसके पहले हमने लाइव सेशन में भी लिया। रहन हष्ट पुष्ट सजातीय शब्द युग्म, रहन सहन, ये भी क्या है, दोनों को मीनिंग है शब्दों को, और सजातीय हैं दोनों भी, मतलब है दोनों को, सजातीय शब्द युग्म। आचार विचार सजातीय शब्द युग्म। धूमधाम, लेकिन ये धूमधाम ये सजातीय शब्द युग्म नहीं होगा, धाम का कोई मतलब नहीं है, एक सार्थक है दूसरा निरर्थक है। हाँफते हाँफते पुनरुक्त शब्द युग्म। आदर सत्कार सजातीय शब्द युग्म। अपना अपना पुनरुक्त शब्द युग्म। झूमते झामते सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। इसके बाद हम संज्ञा देख लेते हैं। संज्ञा में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के बारे में आप जानते हो, उसके 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम जहाँ मेरे अपने लिए जिन शब्दों का मैं प्रयोग करती हूँ उसको ना करते हुए उसके बजाय दूसरे शब्दों का, मैं अब हर जगह मेरा नाम लेकर तो नहीं बोलूँगी ना, या हम किसी कोई दोस्त है तुम्हारा तो उसको तुम बार बार वही नाम लेके बोलोगे क्या, वो बड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, भाषा में वो बात नहीं रह जाएगी, पढ़ने सुनने बोलने को नहीं अच्छा लगेगा। अगर एक बच्चा स्कूल नहीं आया, उसका नाम समझो राम है, तो अब हम ऐसा बताएंगे कि आज राम स्कूल नहीं आया क्योंकि आज राम के दादाजी की तबीयत खराब है, क्योंकि आज राम की बस नहीं आई, क्योंकि आज राम, ऐसे बार बार राम नहीं बोलेंगे ना, उसके बजाय हम उसके लिए वह, उसके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही चीज़ है सर्वनाम। हम जब अपने लिए भी, हम घर जाने के बाद ऐसा नहीं कहते ना कि मेरा नाम लेके मैं कहूँगी कि मैं आ गई, आशा ओझा घर आ गई, नहीं, उसकी जगह मैं शब्द का प्रयोग करती हूँ। मैं, मेरा, मैंने, मुझे, ऐसे शब्दों का। ये जो मैं, मेरा, मैंने, मुझे, या वह, उसने, उसका, उसकी, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सारे शब्द हैं सर्वनाम। इसके 6 प्रकार होते हैं, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा। पहला प्रकार है, उसमें सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके और 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुषवाचक में अपने लिए, खुद के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं, मेरा, मैंने, मुझे, है ना, ये सारे शब्द हैं उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम, सेकंड पर्सन के लिए, सामने वाले के लिए जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपने, है ना, ये सारे शब्द हो गए मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन के लिए, वह, उसने, उसका, उन्होंने, ये सारे शब्द हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें जहाँ बात कन्फर्मेशन है, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ कन्फर्मेशन है, मेरी ही पुस्तक है, यह मेरा घर है ना, ये मेरे दादाजी हैं, यह मेरी छोटी बहन है, जहाँ निश्चित है बात, कन्फर्मेशन है, ये चीज़ मेरी ही है, मुझे पता है, मेरी पेन है, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जिसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई आया है, कोई पता नहीं, कुछ दूध में कुछ गिर गया है, कुछ पता नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक चौथा प्रकार, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, आप क्या कर रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, आप कब जा रहे हैं। अब देखो ये अभी ध्यान में आएगा कि इसमें आप शब्द, तुम शब्द अगर प्रश्न में पूछा जा रहा है तो ये तो फिर उत्तम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम भी हो सकता है, पुरुषवाचक, आप या तुम या कब। यहाँ महत्वपूर्ण ये है पहचान के लिए, आप बाइफरकेट कैसे करोगे किसी भी उदाहरण को, कि महत्व किस बात का है, इंपॉर्टेंस किस बात को दिया जा रहा है उसमें, प्रश्न का महत्व है या वहाँ पर, या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा महत्व बताया जा रहा है। अगर व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। प्रश्न, उसको प्रश्न पूछा जाना महत्वपूर्ण है, आप कब आ रहे हैं, यहाँ कब आ रहे हैं को महत्व है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें दो पूरे सेंटेंस का, पहले वाक्य के दो भाग बन जाते हैं। पहले वाक्य, छोटा वाक्य जो है उपवाक्य उसका, और दूसरे उपवाक्य में एक दूसरे का संबंध बनता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जब हम वहाँ पहुँचे तब हमने यो किया, तो जब, तब, जो, जैसा, जैसे, वैसे, ऐसे सारे शब्द संबंधवाचक। निजवाचक में अपने ही लिए अन्य दूसरे और शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगी, मैं अपना कार्य स्वयं शब्द आया खुद के लिए, मैं अपने आप से ही पढ़ लेती हूँ, मैं अपने आप से ही लिख लेता हूँ। ये जो मैं अपने आप से, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, मैं स्वयं ही, तो ये निजवाचक, सेल्फ के लिए और ज़्यादा शब्द, जैसे इंग्लिश में आप योर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ बोलते हो, वैसे हिंदी में अपने आप के लिए दूसरे अन्य शब्दों का और अधिक प्रयोग किया जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं बगदाद नगर में, अब सर्वनाम के भेद मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है, फिर भी मैं ले रही हूँ अभी। मैं बगदाद नगर में पैदा हुआ था, यहाँ पर मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप इतना धन लेकर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसने अपने आप लकड़ियाँ एकत्र की, अपने आप, निजवाचक सर्वनाम। उसने अपनी झोली से कुछ निकालकर आग में डाल दिया, कुछ पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब्दुल्ला ने कहा मैंने जैसा किया वैसा भोग रहा हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम। वह मेरा बस्ता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, नगर में रहने वाला, नगरीय, नागरिक, नगरीय शब्द आएगा यहाँ। नागरिक किसी भी देश का भी नागरिक होता है, नगरीय। किसी पद के प्रत्याशी, उम्मीदवार, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य बनाइए। अब आपको अचार और आचार बोलने में एक जैसे लगते होंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अचार खाने की वस्तु है, हम लोग रेगुलर में खाते हैं, पिकल बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में। अलग अलग प्रकार के आम के फल से, आम से अचार बनाते हैं, कैरी से, नींबू का अचार बनता है, बहुत सारी चीज़ों का अचार बनता है, वो अचार खाने का। तो मुझे अचार खाना बहुत पसंद है, वाक्य बन गया। आचार, हमारा आचार विचार हमारे शब्दों के अनुसार होना चाहिए, ऐसा वाक्य। अपेक्षा, अपेक्षा यानी किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन रखना, तुलना करना, एक्सपेक्टेशन रखना। हमें दूसरों से अधिक अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, या उसकी अपेक्षा, तुलना यहाँ पर यह है कि उसकी अपेक्षा। आजकल लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाजी मार रही हैं की अपेक्षा, या आजकल इसकी अपेक्षा ये कार्य अधिक हो रहा है की अपेक्षा से ज़्यादा। और उपेक्षा का मतलब है उसका अपोजिट, मतलब निग्लेक्ट करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। उपेक्षा, हमें बड़ों की बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें वृद्धों के और की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दिन और दिन में फ़र्क आपको पता है, दिन यानी आज का दिन मंगलवार है, आज का दिन गुरुवार है, और दीन, वह व्यक्ति बड़ा दीन दिखाई दे रहा था। योग्य, लायक, मतलब कोई व्यक्ति उसके योग्य है। जानकीनाथ उम्मीदवार पद के योग्य उम्मीदवार, जानकीनाथ इस कौन से पद के, तुम्हारे देवगढ़ रियासत के दीवान पद के योग्य उम्मीदवार थे। और योग, योग यानी किसी चीज़ का योग आ जाना, जोड़ना, मिलाना, या किसी चीज़ का योग आ जाना कि इस अच्छे कार्य का योग हमेशा होता है, ऐसे बना सकते हो आप सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं चौथा लेसन, चौथी कविता जो है आपकी, यह धरती कितना देती है। इसमें अलंकार नहीं रहेगा आपको, और व्याकरण बोध में विशेषण है। विशेषण आपको पता है
फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। विशेषण में देखिए, किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं। अब विशेषता बतलाने में उसके गुणों की विशेषता जितनी होती है, तो गुण में सारी चीज़ें आती हैं। गुण में अच्छाई, बुराई, उसका रंग, रूप, आकार, स्वाद, भाव, दशा, अवस्था, ये सारे गुणवाचक में आ जाते हैं। 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। एक तो गुणवाचक है, दूसरा इसमें संख्यावाचक विशेषण है, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण है और चौथा सार्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यहाँ आपको ऐसा दिया है। फिर भी मैं सभी के बारे में आपको बताती चलती हूँ। गुण में आपने देख लिया कि रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, सबके बारे में। किसी चीज़ का रंग हम बोलते हैं हरा है, सफ़ेद है, काला है, पीला है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। वह मोटा है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, ये सारे उसके गुण हो गए। रंग, रूप भी उसका, यहाँ तक कि स्वाद भी, खट्टा है, मीठा है, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। कसैला है, कड़वा है। और दशा अवस्था भी आती है, बुढ़ापा है, गरीबी है, किसी की दशा, किसी की अवस्था, वह बचपना है, लड़कपन है, बुढ़ापा है, ऐसे शब्द। तो ये दशा, अवस्था, रंग, रूप, आकार, स्वाद, सभी कुछ गुण में आता है। दूसरा जो इसमें संख्यावाचक विशेषण है, उसमें नंबर्स पता चलते हैं हमको, 1 2 3 4 5 जैसे नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण है। अब उसमें भी 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या। जब हमको कोई चीज़ पता है, कन्फर्मेशन है कि वो इतनी ही है, 5 पेने हैं मेरे पास, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत सारी पेने हैं मेरे पास, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक में माप तोल वाली चीज़ आती है, जिसको हम 1 2 3 में नहीं काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इकाई लगती है, यूनिट लगता है। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, हम 1 2 3 4 में नहीं बोल सकते जिसको। उसके साथ 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, मीटर, लीटर, जैसे अभी चावल है, हम उसको 1 2 3 4 में नहीं बोल सकते, है ना। उसको हम क्या कहेंगे कि इतने किलो है। तेल है, दूध है, कपड़ा है, हम उसको 1 2 कपड़ा नहीं बोलते, हम मीटर में बोलते हैं कि इतना मीटर है, उतना गज है, जो भी। तो ये सारी चीज़ें परिमाणवाचक में आती है। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, लोगों को काउंट किया जा सकता है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक में ही आएगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम 1 2 3 में काउंट नहीं करते, थोड़ा दूध रखा हुआ है, अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा कि वो पाव है, किलो है, पता नहीं कितना है। ये दोनों फर्क है। और सार्वनामिक विशेषण मतलब ऐसे सर्वनाम वाले शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के समान प्रयोग में लाए जाते हैं। यह धरती कितना देती है, यह शब्द जो है वहाँ विशेषण है और उसका विशेषण भी है और ये सर्वनाम भी है। यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुई, यह धरती कितना देती, इसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, इसके ओर इंगित किया जा रहा है, इसके ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। तो रेखांकित शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कविता में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। अब विशेष्य क्या है, मतलब जिस शब्द का विशेषण बनता है उसी के लिए विशेष्य। सच्ची, अभी इसमें जो भी शब्द आए हैं कविता में वो आप देखकर लिखिएगा। इसमें से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, इनमें मुख्य अंतर यह है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और जबकि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में संज्ञा के साथ संज्ञा की ओर संकेत किए हुए किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, सर्वनाम, यह मेरा छोटा भाई अशोक है, यही लड़का अशोक कल आया था, यहाँ पर उसकी तरफ इंगित किया जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छांटना है। इसके बाद हम 5वां लेसन देख लेते हैं, चिकित्सा का चक्कर। व्याकरण बोध, शब्द किसे कहते हैं, पद, शब्द और पद में अंतर। नहीं ठीक है, आप ये रहने दीजिए, शब्द और पद नहीं रहेगा आपको एग्जाम में, शब्द और पद, क्योंकि इसको मैं पूरा लूँगी और समझा के दूंगी। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। यहाँ जो भी लिखा है इसको जनरल है, समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा आपको शब्द और पद। इसलिए मैं सीधा शब्द भेद पर चलते हैं हम लोग। ये आपको मैं बता देती हूँ। शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 प्रकार आपको मैं बता देती हूँ। तत्सम शब्द, हिंदी भाषा संस्कृत से बनी हुई है, संस्कृत के जितने शब्द हिंदी में आए वो तत्सम कहलाए। तत्सम यानी उसी के समान। जो शब्द एज इट इज हमने उपयोग में ला लिए हिंदी में, जैसे सूर्य है, दंत है,
है ना। ऐसे जैसे हिंदी संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में उपयोग में आने लगे। मृग, गृह, पितृ, मातृ, ऐसे शब्द, ये सारे तत्सम शब्द हैं। तद्भव, इसमें थोड़ा अंतर किया हमने सूर्य की जगह सूरज कर दिया, पितृ की जगह पिता कर दिया, मातृ की जगह माता कर दिया, दंत की जगह दांत कर दिया। ये जो हमने बदलाव किया, हिंदी के अपने जो शब्द हैं, इसको बदलाव करके भी, और हिंदी के अपने भी बहुत सारे शब्द हैं, वो सारे शब्द कहलाए तद्भव शब्द। इसके अलावा देशज शब्द, यहाँ हमारे देश में अलग अलग बहुत सारी बोलियाँ और भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि 4 कोस पे पानी बदले 1 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी। हर 4 कोस पे हमारी वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो देशज शब्द बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। देशज शब्द में यहाँ की मिट्टी से निकले हुए, देश में जन्मे हुए शब्द, देशज, ज यानी जन्मा हुआ, देश में जन्मे हुए बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। जैसे अभी शब्द है मिट्टी, गाड़ी, पेटी, या तुम्हारे ईंट, ऐसे शब्द, पगड़ी, ये यहाँ के शब्द हैं देशज शब्द। ये यहीं की मिट्टी से जन्मे हुए, ये सारे शब्द कहलाते हैं देशज। और विदेशी शब्द, हमने बाहर के भी शब्दों को, जो व्यापारी उस समय हमारे यहाँ आए, जिन लोगों ने हमारे यहाँ राज किया, उनके भी बहुत सारे शब्दों को हमने अडॉप्ट कर लिया। चाहे फिर उसमें चीनी हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, अरबी फारसी हो और अंग्रेजी हो, ऐसे सारे शब्दों को हिंदी में समाहित कर लिया गया। जैसे शब्द, इसके पहले भी मैंने आपको बताया इसके बारे में थोड़ा सा, लीची, चाय, है ना, तंबाकू, दरवाजा, दौलत शब्द, हेड कांस्टेबल, अब ये अंग्रेजी शब्द है। दौलत ये अरबी फारसी शब्दों में से आता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द, अखबार, संदूक, तिजोरी, ऐसे शब्द हमने बाहर के बहुत सारे शब्द स्वीकृत कर लिए हमारे हिंदी में। ये सारे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। ये उत्पत्ति के आधार पे, मतलब जैसे जन्म हुआ है शब्दों का, उसके आधार पे। और बहुत सारे शब्द भेद आते हैं, आगे आपको लेसन में रहेंगे। जैसे कि शब्द विचार शायद लेसन नहीं आपको 3rd वाला, लेकिन फिर भी मैं जनरल बता दूं आपको। जैसे कर्म के आधार पर सार्थक, मतलब जिसमें कर्म है, ऐसा जिसमें कर्म नहीं है, सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक शब्द, ऐसे अलग अलग प्रकार बनते हैं बहुत सारे। तो आपको यहाँ उत्पत्ति के आधार पे प्रकार दिए हुए। अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता आपका हुआ है इसके पहले भी, इसको आप लगा सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम चल जाते हैं चिकित्सा के चक्कर पे। प्रविशेषणों को छांट कर लिखना है। प्रविशेषण मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब विशेषण के साथ और कोई शब्द और लग जाता है। बहुत अधिक, बहुत गर्म पानी, गर्म उसकी अपनी विशेषता है, उसमें बहुत गर्म पानी, तो बहुत शब्द उसकी और अधिक विशेषता बतला रहा है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था, अब बड़ा आदमी अपने आप में ही विशेषण है, उसमें बहुत बड़े आदमी ने प्रविशेषण हो जाता है। तो बड़े शब्द विशेषण है जो आदमी की विशेषता बता रहा है, तथा यहाँ बहुत शब्द प्रविशेषण है। बच्चों का आचरण बहुत सुंदर है, सुंदर अपने आप में विशेषण है, बहुत सुंदर प्रविशेषण है। वह बड़ी कातर दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था। बड़ी कातर दृष्टि अपने आप में विशेषण है, बड़ी कातर दृष्टि मतलब प्रविशेषण इसमें। भारत ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक शब्द इसने अपने आप में विशेषण है, बहुत अधिक। बुराई में बहुत अधिक रस लेना उचित नहीं है, बहुत अधिक शब्द अपने आप में विशेषण है, उसमें बहुत अधिक। लोक चित्त में अच्छाई के लिए बहुत अच्छी भावना जगती है। अब बहुत अच्छी अपने आप में विशेषण है, उसमें बहुत अच्छी। इसके बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह ले सकते हैं हम लोग अभी भी, सिर्फ कारक चिन्ह मैं आपका ले लेती हूँ ऐसे ही। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जो चिन्ह लगते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, संबोधन है अरे, बीच में लगने वाले शब्द इसमें दिए हुए भी हैं। और आप मुझे इसके बाद पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पे प्रश्न डाल के। जैसे मैं अभी आपको संबंधित कारक का नाम बता देती हूँ। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यहाँ पर कौन सा कारक आया हुआ है? दोषों का पर्दाफाश का आया हुआ है, कर्म कारक। मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने गया, पर रेलवे स्टेशन पर संप्रदान कारक, अपादान कारक। मैं बस से यात्रा कर रहा था, करण कारक, बस से। रात में 10 बजे बस ने जवाब दे दिया, करण कारक। उसने कहा अड्डे से नई बस लाता हूँ,
अड्डे से नहीं बस लाया हूँ, सॉरी, करण कारक। तो ये सारे कारक हैं यहाँ पर। नीचे कर्म कारक या संप्रदान कारक की पहचान करके लिखिए। इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न रहेगा तो मुझे पूछिए, कारक पे हम अलग से लेसन ले लेंगे। आपको कारक भी एग्जाम में नहीं रहेगा, लेकिन कारक नहीं रहेगा, उसके अलावा अलंकार नहीं रहेंगे आपको, शब्द और पद विचार नहीं, शब्द और पद नहीं रहेगा आपको, ये सारी चीज़ नहीं रहेगी आपको। और शब्द विचार लेसन नहीं है तो मैंने भले समझा दिया आपको उत्पत्ति के आधार पे, वहाँ दिया है इसलिए, पर वो एग्जाम में नहीं रहेगा, क्योंकि आपको शब्द विचार ये लेसन ही अपन ने ग्रामर में से डिलीटेड पार्ट है वो। और कोई प्रॉब्लम रहा तो मुझे फ़ोन करके पूछिए आप लोग, व्हाट्सएप पे डालिए अपने क्वेश्चंस। थैंक यू बच्चों।